तो इसके ना कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करोगे आप अबाउट मॉडर्न फिजिक्स में, जो जनरल डिस्कशंस हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो सबसे मोस्ट फेमस पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, जो सब जिसके अराउंड ये पूरा टॉपिक चल रहा है, वो है एनर्जी एंड मास रिलेशन। इनफैक्ट सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो मास है वो वेरी करता है स्पीड के साथ। ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का स्टेटमेंट है कि स्पीड बदलेगी तो मास बदलेगा, जबकि क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि मास चेंज नहीं होता। क्लासिकल मतलब न्यूटन वाली फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन फिजिक्स, और ये मॉडर्न फिजिक्स जिसमें मास वेरीज विद द स्पीड। विदाउट डेरिवेशन जो फॉर्मूला दिया गया है, हमें ये कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उस समय उसका अलग मास होता है, और वही जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मास में चेंजेस आते हैं उसके। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके उस सिचुएशन में उसके मास को रेस्ट मास का नाम दिया गया है, एंड डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल ऑफ एम नॉट। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका मास मूव करने के साथ बदलता है, उसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच आइंस्टाइन की एक रिलेशन थी, जो है एम इक्वल टू एम नॉट बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। स्पेशल रिलेटिविटी बोलते हैं इसको, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रूफ वगैरह की जरूरत है नहीं हमें। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब स्पीड बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, देखो स्पीड अगर ज्यादा होगी, नेचुरल जितनी ज्यादा स्पीड होगी आपका डिनोमिनेटर उतना कम होता जाएगा और मास उतना ज्यादा होगा। मतलब जितनी फास्ट स्पीड पर जाएंगे मास उतना ज्यादा होगा। और अगर हमारी स्पीड टेंडिंग टू स्पीड ऑफ लाइट बन जाए, v इक्वल टू सी हो जाएगा, तो वन यहाँ पर वन का टर्म आ गया, 1 माइनस 1 0। मास अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर मैथमेटिकली उसको आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट मास हो जाएगी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड पर चल रहा हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, कितना आ जाएगा इसका आंसर? या और आप ऐसा ले लो, √3c/2 ले लो, मतलब स्पीड इज √3/2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो उसका मास उसके रेस्ट वाले मास का डबल हो जाएगा, यानी 100% मास बढ़ेगा। वहीं पर अगर आप स्पीड को मान लो ऐसा ले लो, सपोज 3000 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल, या 3000 किलोमीटर पर सेकेंड ले लो। 300 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा है वैसे ही, है ना। तो इस समय अगर आप देखोगे 300 किलोमीटर मतलब कि, तो ये जो v/c का टर्म आएगा, करके देखो यार। हाँ, 300 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पर 300 इंटू 1000, और यहाँ 3 इंटू 10⁸ और फिर उसको डिवाइड करके उसका जब स्क्वायर करेंगे तो आप अपने आप वर्किंग करोगे तो आपको समझ आएगा कि मास में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। सर वो मतलब 10 ये की पावर -6 आएगा स्क्वायर करने हाँ, मतलब कि मास ऑलमोस्ट एम नॉट ही रहेगा। मतलब इवन 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर भी मास का वेरिएशन नोटिस नहीं होता। और इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स में मास को एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू बोला गया था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में जिन ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है वो इससे ज्यादा स्पीड पर तो जाएंगे नहीं। यस सर। ट्रेन की बात करोगे, बुलेट की बात करोगे, एयरप्लेन की बात करोगे, वो कहाँ इतनी स्पीड पर चल रहे हैं। आई बात समझ में? मतलब दोनों ही फिजिक्स सही है, क्लासिकल भी सही है, मॉडर्न भी सही है, बट ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पर आओ। एंड इवन अगर हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी जाए ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है हाइड्रोजन में,
तो थ्रू केमिस्ट्री उसका आइडिया होगा आपको कि जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड, उसका ऑर्डर 10⁻⁶ का होता है। यस इलेक्ट्रॉन के सर। ऑर्बिट की, हाँ, ऑर्बिट में स्पीड, अगर इवन उस स्पीड पर भी जाओगे तो यहाँ 10⁻⁶ का ऑर्डर है, नीचे 10⁸ का ऑर्डर, तो भी आपका 1/100 का स्क्वायर बनेगा। इवन देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नियरली सेम एज द रेस्ट मास, यानी वहां पर भी आप मास वेरिएशन कंसिडर नहीं करोगे, एटॉमिक लेवल पर भी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मतलब ये एक तरीके से जनरल नॉलेज टाइप की चीजें बता देते हैं। सेकंड पॉइंट, आइंस्टाइन का ये भी कहना था कि जो मास है और एनर्जी, दे आर परफेक्टली इक्विवेलेंट। मतलब क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी के कई सारे फॉर्म बताए गए थे, काइनेटिक, पोटेंशियल, स्प्रिंग और पता नहीं कौन कौन से। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को मास के इक्विवेलेंट कहा गया है। और उसमें भी एक रिलेशन है, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास का जो रिलेशन है वो ये कहा जाता है कि if energy is denoted by E and mass is denoted by m, then E is m into c square। फेमस इक्वेशन सबका देखा हुआ है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी और मास को अलग चीज नहीं माना गया, उसमें बोला गया है कि दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब एनर्जी मास की ही फॉर्म है या मास एनर्जी का फॉर्म कह लीजिए। क्लासिकल फिजिक्स अलग बोलता है कि मास अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। ये कहते हैं दोनों एक ही है, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इफ यू हैव मास देन यू हैव एनर्जी, इफ यू हैव एनर्जी देन यू हैव मास। कितनी एनर्जी होगी अगर आप देखें ना, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। और अच्छा, इसमें ये भी है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास में E इक्वल टू mc स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चले किसी भी स्पीड पर, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी E इक्वल टू mc स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हम लोग कार की बात कर लेते हैं, तो अगर कोई कार है मान लीजिए और कार एट रेस्ट है, तो नॉर्मली कार का मास, या कार से पहले ना एक सिंपल बॉल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल बॉल्स कितने किलोग्राम की होती है? अगर क्रिकेट की ही बॉल की बात कर लो, इंटरनेशनल मैचेस में जो बॉल यूज की जाती है वो लगभग कितने मास की होगी? तो 500 ग्राम की भी मान ले, अगर बहुत भारी बॉल है, आधा किलोग्राम, तो भी उसमें एनर्जी है। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से उस बॉल में एनर्जी है, और वो एनर्जी होगी 500 ग्राम, यानी कि हाफ किलोग्राम इंटू c स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ एंड उसका स्क्वायर। इतनी एनर्जी है उसमें। द बॉल एट रेस्ट, उसमें भी इसको रेस्ट एनर्जी बोल देंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भी उसमें जो एनर्जी होगी वो इसी फॉर्मूले से आएगी, mc स्क्वायर। ऑब्जेक्ट चलेगा तब भी इसी फॉर्मूले से आएगी, mc स्क्वायर से। सर ये m किसी एक इंस्टेंस का वो मतलब है? वो तो उसका है ना, जैसे अगर आप बॉडी रेस्ट पे है तो यू विल कंसीडर द मास एट रेस्ट, अगर बॉडी मोशन में होगी तो मास मोशन में कंसीडर कर लेंगे, यस पिछले सर। वाले फॉर्मूले से। तो इसको ऐसे समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इस थ्योरी के हिसाब से, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, इसका मास m नॉट हुआ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में मास विल बी m नॉट एंड इस इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी m नॉट c स्क्वायर। मास एंड एनर्जी दोनों लिख देते हैं। और अगर सेम ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, सेम ऑब्जेक्ट मूव करे विद द स्पीड ऑफ v, तो अब उसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो चुका है। अब ये m नॉट मास नहीं रहा इसमें, अब इसका मास लिखोगे m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इसका नया मास है, तो एनर्जी इस नए मास के इक्विवेलेंट आएगी। तो जो भी इसका न्यू मास है, करस्पॉन्डिंग टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका जो भी मास आएगा उसमें आप c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये उसकी एनर्जी कहलाएगी। और यहाँ एनर्जी को कोई नाम नहीं दिया है कि इट इज काइनेटिक, पोटेंशियल या क्या है, सिर्फ एनर्जी बोलेंगे। नो स्पेसिफिक नेम ऑफ एनर्जी, इट इज जस्ट एनर्जी।
इसको रेस्ट एनर्जी बोलते हैं, ई रेस्ट कह लीजिए इसको, और ये एक नॉर्मल एनर्जी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भी एनर्जी थी, ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी उसमें एनर्जी है। अगर हम दोनों एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन माइनस एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एट रेस्ट, तो अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं, देखो ई मोशन माइनस ई रेस्ट विल बी, ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स फास्ट करना होगा यार, बहुत स्पीड में चलना है हमको। है ना यार, क्योंकि वैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये ऑफिशियली कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, बट क्या है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उनमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो इनको पहले ही क्लियर कर ले, चैप्टर के बीच में परेशान हो उससे अच्छा पहले हो जाओ। माइनस करेंगे जब ये वैल्यू ना, तो इन दोनों में से जब माइनस करेंगे तो एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। सब बाइनोमियल लगा के वो हाँ जी, काइनेटिक हाँ एनर्जी आ रहा राइट। क्लासिकल फिजिक्स में अगर इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाई जाए, बिकॉज क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत कम होती है। क्लासिकल ऑब्जेक्ट मतलब तो साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, मतलब ये -1 एंड प्लस इतना लगाओ जल्दी से। फॉर क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स स्पीड इज वेरी लेस, तो यहाँ पर इस माइनस हाफ को लेकर के इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ। ये माइनस हाफ अंदर चला जाएगा, ये माइनस साइन प्लस में चला जाएगा, और जब कैंसिल वैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर। यस सर। क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी बोला गया, मतलब जिस चीज को न्यूटोनियन फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया गया है, उस चीज को मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मोशन एंड रेस्ट। मोशन और रेस्ट के एनर्जी का डिफरेंस ही काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम यहाँ से एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं जिसका न्यूक्लियर रिएक्शन वाले चैप्टर में यूज करेंगे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, और वो ये होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट यूज होगी हमारी इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन चैप्टर्स में, न्यूक्लियर फिजन में अल्फा डीके बीटा डीके उस टाइप के रिएक्शन जब आएंगे तो वहां पर इस कंसेप्ट का यूज है। दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी मतलब ये हो गया, रेस्ट एनर्जी मतलब उसका जो रेस्ट वाला मास है इनटू सी स्क्वायर एंड प्लस सम काइनेटिक एनर्जी। यस ठीक है, हाँ जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इन द मॉडर्न फिजिक्स। तो मोमेंटम की डेफिनेशन दोनों ही फिजिक्स में एक ही है, डेफिनेशन सेम है, दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस डेफिनेशन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि क्लासिकल फिजिक्स में मास स्पीड का फंक्शन नहीं था, और मॉडर्न फिजिक्स में ये मास स्पीड का फंक्शन है। तो हम मास को भी रिप्लेस करेंगे रेस्ट वाला मास डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर से, यानी कि मोमेंटम। क्लासिकल फिजिक्स में आप ये कहते हो कि अगर हम स्पीड को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, वो यहाँ से नहीं होगी ना, बिकॉज स्पीड डबल करेंगे तो साथ में मास भी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम Yes, डबल sir. नहीं होगा यहाँ पर। यस राइट, ठीक है, यस सर। जी जी। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट लें, अब देखो इस टाइप के जो रफ एस्टिमेट है ये जेई में तो नहीं आते, लेकिन केवी पीवाई में इनके क्वेश्चंस आते हैं। आते हैं का मतलब जरूरी नहीं आ जाए, बट लाइक मोमेंटम एंड स्पीड में किस टाइप का ग्राफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर हम बहुत नेग्लेजिबल स्पीड्स पर हों, ध्यान दीजिएगा, जब स्पीड बहुत कम होगी तो वो क्लासिकल फिजिक्स हुआ, बहुत ज्यादा कम स्पीड है तो क्लासिकल फिजिक्स हुआ। क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो आपको स्टार्टिंग में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जैसे जैसे यस आप स्पीड v इक्वल टू सी पे जाओगे, जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड को टच करना स्टार्ट करोगे,
आप देखो जरा फॉर्मूले से मोमेंटम कहाँ पहुंच जाएगा, v इक्वल टू सी इन्फिनिटी। तो इंफिनिटी। स्टार्टिंग में तो ये लीनियर ग्राफ होगा, बिगिनिंग में तो लीनियर होगा बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स के साथ ग्राफ चलेगा ये, बट ग्रेजुअली ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे डेविएट कर जाएगा, नॉन लीनियर कर्व हो जाएगा आगे जाकर के। अब कितना आगे जाकर के होगा, तो अभी आपको दिखा दिया, इवन 10⁻6 की स्पीड तक भी वो क्लासिकल वाला ही चलेगी। मतलब जब आप ऑलमोस्ट आप 90% ऑफ लाइट स्पीड को टच कर जाती हो तब नोटिसेबल वैल्यू आती है, मतलब तब ये दिखने लगता है कि हाँ भाई मोमेंटम जो है वो मास स्पीड के साथ बदल रहे हैं नॉन लीनियर तरीके से। तो बहुत बेसिक नॉलेज है यार इसमें, ऐसा नहीं है मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनएसईपी में और केवीपीवाई में कि वो इस टाइप की चीजों पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही बना ली इसको, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आओ, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लासिकल फिजिक्स में मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। एनर्जी इज p²/2m, इन क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन कैसे आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में तो ये कहा जा रहा है कि एनर्जी इज मास इनटू सी स्क्वायर, और मास को रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v²/c² कर सकते हैं। यस सर। ये ना, तो एक काम करते हैं, देखो जो हमारा मास वाला रिलेशन है वहां से स्टार्ट करो, m बराबर m0 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v²/c², ये रिलेशन था। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, m², स्क्वायरिंग बोथ साइड m² माइनस m² v² अपॉन c² इक्वल टू m0²। ठीक है, यस Yes, ध्यान sir. है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। जिसको भी चाहे ऑनलाइन बैठो चाहे ऑफलाइन बैठो, जिसको जहाँ ने समझ में तुरंत बोल दे। दोनों तरफ c⁴ से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग बाय c⁴ ऑन बोथ साइड। मतलब यहाँ पर भी c⁴ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी c⁴ और यहाँ पर भी, तो वो चीज यहाँ से डिनोमिनेटर से c² हट जाएगा और न्यूमरेटर में c² आ जाएगा। क्या ये m इंटू c² का होल स्क्वायर नहीं है, Yes, mc² sir. का होल, यस सर। mc² इज द एनर्जी। तो ये एनर्जी, ये मोशन वाली एनर्जी है, और ये m0² ये रेस्ट एनर्जी। हाँ, m0 c² का होल स्क्वायर यानी रेस्ट एनर्जी, उसको इधर की तरफ लेके आते हैं लेफ्ट साइड पर। तो एनर्जी इन मोशन माइनस एनर्जी इन रेस्ट, m इंटू v², ये मोमेंटम का स्क्वायर है, तो उधर लेके जाओगे तो p² c², तो मतलब यहाँ पर हम c² डिवाइड कर लें और पूरे का स्क्वायर रूट ले लें अगर, तो ये हमारा मोमेंटम है। यस। ये मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन है मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से। linear momentum equals to square root of difference in the motion energy and rest energy upon c²। अरे यार एक्चुअली यहाँ ई के भी स्क्वायर से एनर्जी भी स्क्वायर में जा रही है ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट आते हैं। अगर हम किसी ऐसे पार्टिकल की बात करें जिसमें रेस्ट मास 0 है,
अ पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास। बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं फोटॉन्स की। तो लाइट बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स में सब कुछ फोटॉन्स के बेस पर है। Some massless Right. energy packets. तो फोटॉन्स को कहा जाता है कि इनका रेस्ट मास जीरो है। अब इसके पीछे की स्टोरी है कि रेस्ट मास जीरो क्यों है, बिकॉज फोटोन वाज नेवर फाउंड टू बी एट रेस्ट। तो रेस्ट मास का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इसका, समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज फोटोन लाइट को एक पार्टिकल्स माना गया है फोटोन के फॉर्म में, तो लाइट कभी रेस्ट पे होगी नहीं। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बिकॉज यहाँ से m बराबर m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। तो अगर ये फोटोन लाइट के पार्टिकल्स है तो नेचुरल सी बात है इनकी स्पीड लाइट की स्पीड ही होगी। तो इनके लिए डिनोमिनेटर कितना बनेगा आपका? जीरो। Zero. और मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो ये पूरा टर्म अनडिफाइंड होना चाहिए। Yes. तो इस थ्योरी के हिसाब Yes, से sir. फोटोन का मास अनडिफाइंड होना चाहिए। और फिर आइंस्टाइन की थ्योरी कि मास इनटू c स्क्वायर बिकम्स एनर्जी। तो अगर हम फोटोन का मास अनडिफाइंड करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन को भी डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि पूरे फिजिक्स में एनर्जी ऑफ फोटोन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिफाइन किया गया उसको। Yeah. तो इस डिफिकल्टी का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि न्यूमरेटर भी जीरो आ जाए, बिकॉज मैथमेटिक्स में 0 by 0 कैन बी अ फाइनाइट वैल्यू। Yes. तो ये प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी का एविडेंस है। आइंस्टाइन भी सही कह रहे हैं E बराबर mc स्क्वायर। तो इन सबको सेटिस्फाई करने का एक ही सोल्यूशन निकल के आ रहा है कि m नॉट जीरो होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। तो इसका मतलब अगर फोटोन का रेस्ट मास जीरो है तो उसकी रेस्ट एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, सो मास इज जीरो, द इक्विवेलेंट एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। द रेस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी जीरो, E रेस्ट जीरो। नाउ व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम देन? If the rest mass is zero, energy is zero, E rest is zero, momentum becomes E by C. ये E by only C. for photons. For photons, energy is momentum divided by speed of light. क्या इस रिलेशन को क्लासिकल फिजिक्स में लगा सकते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में भी ये लगाओगे No, एनर्जी sir. बराबर P by C? नहीं लगेगा। अभी इनफैक्ट अभी डिस्कस किया कि क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी और मोमेंटम का अलग रिलेशन, E बराबर P स्क्वायर बाय 2n। तो E एनर्जी मोमेंटम का ये जो रिलेशन देख रहे हो आप, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए है जिनमें मास जीरो होगा ओनली। फॉर मासलेस पार्टिकल्स एनर्जी विल बी मोमेंटम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। जिनमें मास है उसमें ये चलेगा। और अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर लेंगे तो ना तो ये रिलेशन काम कर रही है ना तो ये रिलेशन काम कर रही है, वहां पर रिलेशन ही दूसरा है, E बराबर P स्क्वायर बाय 2m। अरे यार इधर E कर दो, Yes, sir. इधर E कर दो, इधर P कर दो। मोमेंटम बराबर एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, डेविएशन इससे होता है ना, इसको देखना पड़ता है कई लोग। क्लियर है ये रिलेशन? इसका भी काफी मेजर एप्लीकेशन है, इस रिलेशन का बहुत ज्यादा यूज, दैट मोमेंटम बराबर एनर्जी बाय। थोड़ा सा फोटॉन्स के बारे में और डिटेल बात कर लूं, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन फटाफट देख लेते हैं। फोटॉन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो नंबर 1, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। अब ये सब क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स में हर चीज क्वांटाइज्ड फॉर्म में दिखाई गई है। तो ये मैं इससे जल्दी बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि फोटॉन को आप पहले सुन चुके हो थोड़ा बहुत इसके बारे में। इनफैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो लाइट की एनर्जी है कुछ क्वांटाइज्ड पैकेट्स के फॉर्म में है, उससे हर एक पैकेट को फोटोन का नाम दे दिया गया। तो दीज आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट जिनमें एनर्जी है। एनर्जी की क्वांटाइज्ड पैकेट को ही आपने फोटोन बोला हुआ। Yeah. हाँ,
बट इन पार्टिकल्स में मास नहीं है, ध्यान रखना। इनफैक्ट फोटोन में मास, देखो ये थोड़ा सा एक डिबेट वाला टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूँ, रेस्ट मास नहीं है। फोटोन का रेस्ट मास तो 0 बोलोगे आप। और उस लिमिट से कोई बट फाइनाइट एम आ हाँ सकता है। हाँ जी, बट वैसे अगर बात की जाए तो मास ऑफ फोटोन को डिफाइन किया जाता है बिकॉज एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, एनर्जी बराबर m इंटू सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास 0 इसलिए है कि बिकॉज वो रेस्ट पे होगा ही नहीं कभी, तो जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर नहीं रही है उसके बारे में क्या बात करते हैं। और फोटोन हमेशा लाइट की स्पीड पर चलेंगे, तो जब वो चलेंगे तो उस समय उसका मास एनर्जी बाय सी स्क्वायर बोला जाएगा। और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ 3-4 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बाद एक और कंक्लूजन आया था कि जो फोटोन की एनर्जी है वो लाइट के वेवलेंथ का फंक्शन है hc by lambda। और डिफाइंड एज h इंटू सी बाई लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटोन को डिफाइन किया गया hc बाई लैम्डा कितनी। और फिर जब इस रिलेशन पे जाओगे, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पे जाओ, when the energy was defined as hc by lambda, momentum of photon can be defined now। तो यहाँ से आ जाता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन h by इक्वल टू lambda। h बाई लैम्डा, मतलब वेवलेंथ का फंक्शन है। ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हुई। एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे फोटोन के इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में ये भी देखा गया है, मतलब कुछ टाइम से पहले ये माना जाता था कि जो लाइट है, इनफैक्ट हम लोग को बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, पढ़ते हैं ना हम लोग। So rectilinear propagation of light will। हाँ रेक्टिलिनियर, बट क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, इज इट पॉसिबल कि इफ सम एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इनसाइड ग्रेविटी विल इट ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट पाथ। अगर एक पार्टिकल को ग्रेविटी में थ्रो करो आप नो सर। नॉन वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉन वर्टिकल, तो ये हमेशा पैराबोलिक पाथ पे जाता है। yes। तो Yes, sir. इसी आइडिया से लोगों को दिमाग में ऐसा आया कि यार फोटोन कैसे स्ट्रेट पाथ पे चल सकता है, बिकॉज जब उसमें मास डिफाइन किया जा रहा है और ग्रेविटी है, तो दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और लाइट के डेविएशन नोटिस किए गए हैं। हाँ जी, एस्ट्रोफिजिक्स में लाइट जब किसी प्लेनेट के पास से गुजरती है तो डेविएट कर जाती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बेसिक आइडिया है। तो उनका मतलब थोड़ा सा दिमाग ठंडा यहाँ पर कि यार कुछ तो होता है जी, ग्रेविटी का कुछ तो इफेक्ट है। तो उसमें ना एक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम टाइप समझो, जैसे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम होती है वैसे इसकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है। मतलब ये सिर्फ एक प्रॉब्लम के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक फोटोन कह रहे हैं जिसकी अपनी कोई एक फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एफ मान लें, और ये h हाइट से गिरा, a photon falls from the height of h। Then what will be its change of a frequency when it reaches to the ground। मतलब अगर यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को f नॉट लिख दो, तो ऐसा कहा जाता है कि फोटोन जब नीचे आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो देयर विल बी सम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। और ये केपीपीवाई में आ भी चुका है 17 के पेपर में, केवी नहीं 19 के पेपर में सेम क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट से सोचें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में गिरेगा तो बॉटम पर उसकी स्पीड निकालने के लिए हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल कौन सा लगाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, बिकॉज वो नीचे आएगा ग्रेविटी के साथ। और यहाँ पर जब एनर्जी फोटोन की बढ़ेगी, देखिए एनर्जी बढ़ेगी फोटोन की, तो
वेवलेंथ कम होगी। इनफैक्ट ये जो c बाय लैम्डा है इसको वेव थ्योरी से देखा जाएगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, इसी को फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी h इंटू एफ। तो एनर्जी ग्रेविटी की वजह से बाय एनर्जी हो बढ़ेगी जाएगा। तो हाँ जी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मतलब एक तो सीधा सा लॉजिक है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है नीचे आने पर। तो यहाँ पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को f मान लें तो आप ये कह सकते हो कि जो डिफरेंस इन द एनर्जी होगा, एनर्जी एट द बॉटम hf माइनस एनर्जी एट द टॉप f0 हो गया, माइनस कर दें, और ये पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए mgh के बराबर। उसमें मास कौन सा लेंगे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में तो मास कांस्टेंट है, क्लासिकल फिजिक्स में तो मास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइट के साथ जब एनर्जी वेरिएबल होगी तो साथ में मास भी वेरिएबल होगा। तो इतनी ये सिंपल इक्वेशन नहीं है यार, बिकॉज राइट हैंड साइड पे मास जो है वो इटसेल्फ हाइट का फंक्शन बन रहा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हाइट काफी स्मॉल रही होगी, तो मास वेरिएशन को अवॉइड किया गया है। मतलब एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा है कि मास में बहुत ज्यादा परसेंटेज का चेंज आया हो, सो दैट अप्रोक्सीमेटली फोटोन का मास उतना ही रख सकते हो जितना स्टार्टिंग पॉइंट पर था, और स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका मास निकालने के लिए ये लगाएंगे ई बाई सी स्क्वायर, और ई बाई सी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा एच एफ एनर्जी by c square. So mass of photon will be taken as h into initial frequency by the c square. f minus f naught change of frequency है, f naught ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, इधर ले जाके डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखा जाए ना तो स्मॉल h कैंसिल हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट कैंसिल, f माइनस f नॉट डिवाइडेड बाई f नॉट फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी gh बाई c स्क्वायर, जो कि बहुत छोटी वैल्यू आएगी। बट ये सिर्फ एक आइडियाज थे साइंटिस्टों के ये समझाने के लिए कि हाँ ग्रेविटी का असर होता है ना। ये कुछ वैसा होता है कि साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट तो छोटा सा एक मॉडल होता है, बट उस पर जब आप इंडस्ट्री स्केल पे जाते हो तो वही चीज काफी एस्केलेट कर जाती है। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको ऐसे भी कहा जाता है, इस पॉइंट को ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम अर्थ अपना प्लेनेट मानते हैं और मान ले कि सनलाइट आ रही है इसकी तरफ, तो अगर मान लीजिए जो सनलाइट है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब जब वो सन से एमिट हुआ था, लाइट एमिटेड फ्रॉम द सन, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी, तो जब वो लाइट अर्थ पर रिसीव होगी तो क्या सेम फ्रीक्वेंसी की रहेगी? नहीं रहेगी। इस लॉजिक के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी। तो अगर ऐसे सोचिए, मान लो जो सन मतलब सनलाइट सपोज दैट येलो कलर की थी मान लीजिए, तो जैसे जैसे अर्थ पर आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी येलो कलर से ज्यादा हो जाएगी। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सा ऐसा कलर हो जिसमें आप कह सकते हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी येलो से भी ज्यादा होती है? ब्लू ग्रीन जो स्पेक्ट्रम है, हाँ जी, ये स्पेक्ट्रम वेवलेंथ क्वाड्रेंट में होता है, ये लोवेस्ट वेवलेंथ है, ये हाईएस्ट वायलेट की वेवलेंथ सबसे है। ज्यादा एनर्जी होती है वेवलेंथ। हाँ जी, मतलब ये ऑर्डर ऑफ लैम्डा है, मतलब इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है, तो येलो से ज्यादा ग्रीन होगा। तो ये हो सकता है कि लाइट ओरिजिनली उसका कलर कुछ और था, बट अर्थ पर आते आते मे भी वो ग्रीन कलर हो जाए। यानी यूं कह लीजिए कि अगर ओरिजिनली कलर मान लो रेड एमिट हुआ था, तो यहां तक आते आते वो किसकी तरफ चली जाएगी, व्हाइट या ब्लू की तरफ। इसको ब्लू शिफ्ट के नाम से भी पढ़ा जाता है, कि दैट रेडिएशन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्लू कलर।
और इसको और एडवांस में जाओगे तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में इसका प्रूफ है। एक और सॉरी एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं जरा। सपोज कोई प्लेनेट मान लो आप, प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, ग्रेविटेशन से रिलेट कर रहे हैं। अब अपोजिट बिहेवियर है। मान लिया कोई प्लेनेट है मास m रेडियस r का और उस प्लेनेट से फोटॉन्स निकलते हैं, फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f0 इससे एमिट हुए। ठीक है, Yes. तो जब ये फोटॉन्स इस प्लेनेट से इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर होंगे तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी? When the photons are far away from that planet, what will be their frequency? ठीक, और सिंपल क्वेश्चन ये पूछते हैं, सपोज द प्लेनेट एमिट्स green photons, then far away they will be near to the blue photons or red photons. इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रीन निकला है तो रेड हो जाएगा या क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल में कैसे करोगे, तो आप फोटोन को एक पार्टिकल तरीके से माने जैसे क्लासिकल फिजिक्स में मानते थे, तो करस्पॉन्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी द एनर्जी विल बी hf0, फोटोन की एनर्जी। और फोटोन को अगर पार्टिकल माना जाएगा तो फोटोन और प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल एनर्जी भी आएगी -g m1 m2 बाय r, जिसमें फोटोन वाले का मास hf0 बाई c स्क्वायर, e बाई c स्क्वायर उसके मास की डेफिनेशन है। और इन्फिनिटली पे मतलब इनफाइनाइटली फार अवे चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की 0, द ओनली एनर्जी विल बी द फोटोन एनर्जी hf, वहां से f निकाल सकते हैं। और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, f की वैल्यू f0 बाहर ले लीजिए, इसमें तो जो टर्म बचेगी वो 1 माइनस gm अपॉन rc स्क्वायर। ये एनर्जी ऑब्वियसली कम हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेगी। भाई जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब ग्रेविटी के अपोजिट जाएंगे तो बढ़ेगी। इसको रेड शिफ्ट कह सकते हो। बिकॉज शिफ्टिंग विल बी टुवर्ड्स रेड साइड, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो रेड की तरफ चले जाएगी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है इसमें, अगर gm बाई rc स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 हुई, gm बाई मतलब प्लेनेट का मास और प्लेनेट की रेडियस कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाए कि gm बाई rc स्क्वायर कम्स लेस देन 1, फ्रीक्वेंसी मोर देन 1, सॉरी मोर देन 1, gm बाई rc स्क्वायर इज मोर देन 1, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव। क्या मतलब वो इसका सिग्निफिकेंट? हाँ, दैट मींस कि उस केस में ये फोटोन इन्फिनिटी तक जा ही नहीं सकता, तो वो फोटोन कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस चला जाएगा
और ये आइडिया ऑफ ब्लैक होल टाइप का है कि लाइट निकल करके वापस उसी प्लैनेट पर घुस जाएगी, मतलब उस प्लैनेट को परमानेंट लीव नहीं कर पाएगी। द लाइट और फोटॉन्स कैन नॉट लीव द प्लैनेट इन परमानेंट वे। अगर इसको क्लासिकल फिजिक्स से कंपेयर करें तो एस्केप नहीं कर पाएंगे, यस एस्केप नहीं मिला उनको, लाइक एस्केप वेलोसिटी नहीं आई। तो मतलब कि अगर आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, तो 1 gm/c² r, ये तो बनेगा यार। अगर ये होगा तभी शायद ये चीज 1 से ज्यादा आएगी। हाँ, Yes. यस Yes. तो क्रिटिकल रेडियस, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, व्हाट शुड बी द क्रिटिकल रेडियस। तो क्रिटिकल रेडियस इज gm/c²। नोट कर लिया इसको, और आगे बढ़ते हैं। यस ठीक है, और आगे बढ़ो फटाफट। फोटॉन्स या फिर लाइट की बात करें अगर, तो ये अभी क्लियर हो चुका है कि इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही चीजें हैं, और इनसे फोर्सेस भी एग्जर्ट होती हैं। तो अब ये एक अगला टॉपिक आ रहा है, फोर्स एंड द प्रेशर बाय फोटॉन्स। मतलब लाइट कैन एक्सर्ट फोर्स, लाइट कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेसेस। एंड रीजन अगर पूछे बाय असर्शन रीजन के हिसाब से, तो बिकॉज इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो किसी चीज में एनर्जी और मोमेंटम होगा तो फोर्स आएगा उसके अंदर। और बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन पे चलो, अगर आपको अभी जो डेफिनेशन बताया कि लाइट के केस में एनर्जी इज डिफाइंड एज, मतलब मोमेंटम इज डिफाइंड एज एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड, ये डेफिनेशन आई अभी। मोमेंटम बराबर E/c, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो आप। क्या चीज बनेगी? dE/dt। E डिफाइंस एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, पावर। So power of light, power divided by speed, and dP/dt। फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है। इसको डिफाइन किया गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम। इट इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम। और थोड़ा सा वेव चैप्टर पे चलते हैं। अगर वेव चैप्टर की बात कर लेना मैकेनिकल वेव में, तो एक टर्म हुआ करता था वहां पर इंटेंसिटी ऑफ वेव का। तो अगर हम कोई 1 डायमेंशन की वेव मानते हैं, वेव ऑफ 1 डायमेंशन traveling through area of a capital a wave of 1 dimension traveling through area of a capital A, and the intensity is I. तो वेव में इंटेंसिटी का, एरिया का और पावर का एक बहुत सिंपल सा रिलेशन था, that power is defined as intensity of the wave multiplied by area of flow। एरिया ऑफ फ्लो, जितने एरिया से वेव ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी के फॉर्म में भी आंसर ला सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी।
एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, बट फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट्स रहते हैं कि कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करना है आपको। है? जिस एरिया से वेव फ्लो हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं। ये फोर्स नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर इसको फोर्स ना कहिएगा, इट इज नॉट द फोर्स क्वांटिटी। अरे चेंज थोड़ी हुआ मोमेंटम, मोमेंट एक बार बताओ, एक पाइप ले लो आप, ठीक है, एक पाइप, उसमें से पानी को फ्लो कराते हैं। ये बताइए, एक पाइप में से पानी फ्लो करेगा तो क्या ये पानी इस पाइप पे फोर्स लगा रहा है? क्या कोई मोमेंटम चेंज हो रहा है यहाँ पर? लेकिन मोमेंटम फ्लो तो कर रहा है ना यहाँ पर, मतलब पार्टिकल्स आगे तो बढ़ रहे हैं। तो फ्लो अलग चीज है यार, और चेंज अलग चीज है। इसमें फोर्स को डिफाइन ऐसे करोगे, अगर आपको फोर्स निकालना है तो इट शुड बी चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम। हर डेरिवेटिव चेंज थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंशिएट किया तो वो चेंज हो गया। फिलहाल ये डेफिनेशन ध्यान रखना, मतलब पावर बाय सी, और पावर इज इंटेंसिटी इनटू एरिया, पावर बाय सी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम। अब अगले एग्जांपल प्रॉब्लम 1। सपोज एक आइडियल मिरर लो आप, आइडियल मिरर, और उस आइडियल मिरर पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सपोज दैट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसकी इंटेंसिटी डिफाइन की गई है 4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। आइडियल मतलब कौन सा मिरर? मिरर के आइडियल होने का मतलब क्या होता है? 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन। ना यहाँ पर फोर्स आएगा अगर इसका एरिया डिफाइन कर दिया जाए। सपोज ये जो लाइट बीम आ रही है उसमें मिरर का जो एरिया है ऑफ दिस एरिया इक्वल टू लेट्स से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब पूछा रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा यहाँ पर, फोर्स और प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ अगर यहाँ। जल्दी से देखो इसमें क्विक देखो, आप इंटेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, तो इससे मुझे कैलकुलेट हो जाएगा आई इंटू ए से पावर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, क्या मिल जाएगा? मोमेंटम। तो ये हमारा एक तरीके से कह सकते हो कि दिस इज द इंसिडेंट मोमेंटम। ध्यान देना, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम था, रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम का मतलब कितना मोमेंटम पर सेकंड आएगा। दिस वाज इंसिडेंट मोमेंटम पर सेकंड, इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम बोला गया। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो सेम मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब आई ए बाई सी इज नाउ रिफ्लेक्टेड मोमेंटम। अब इसका जो चेंज निकालोगे आप, वो फोर्स आएगी, वो चेंज कितना होगा देख लो आप। 2, देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज वेक्टर के हिसाब से देखो।
तो वेक्टर के हिसाब से अगर यहाँ पर चेंज कैलकुलेट किया जाए कि मोमेंटम में क्या चेंज आया, हाँ, तो 2IA by C इज द फोर्स और एरिया से फर्दर डिवाइड कर लें इसको तो प्रेशर आ जाएगा 2I by C, इंटेंसिटी इज प्रेशर। इसको ना कहीं कहीं पर रेडिएशन प्रेशर के नाम से भी पढ़ाया जाता है, मतलब ये तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कैलकुलेट द रेडिएशन प्रेशर। फटाफट आंसर देना आपको। सपोज मिरर आइडियल नहीं होता और 100% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती, लाइट 100% एब्जॉर्ब हो जाए, ये जीरो हो गया, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम ये बाई सी हो जाता तो फिर यही, तो इसमें से 2 नहीं आता। ये ये सपोज, हाँ, फॉर एग्जांपल 30% रिफ्लेक्शन है इसका। इस तरीके के क्वेश्चन है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करोगे अपने आप, और इसको एक टर्म से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, को नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। मतलब बुक्स में क्वेश्चंस में ये टर्म होता है रिफ्लेक्टिविटी, जो फ्रैक्शन होता है कि जो लाइट आ रही है उसका कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप खुद बताना इन जनरल क्या होना चाहिए अगर कुछ रिफ्लेक्टिविटी होती, मतलब लाइट 100% वापस नहीं जाती, मतलब IA by C आया और उसका स्मॉल आर फ्रैक्शन वापस गया, स्मॉलर फ्रैक्शन वापस चला जाता, तो जब चेंज कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 2 का टर्म नहीं आता, 1 माइनस आर या फिर आर 1 माइनस प्लस आर होता, 1 माइनस नहीं प्लस, अच्छा यस सर यस 1 प्लस आर का टर्म आता। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में अपने आप एडजस्ट करने वाली चीज है। और स्मॉल आर नोन रिफ्लेक्टिविटी, मतलब कि आने वाली एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा। जैसे अगर 30% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टिविटी 0.3 पे जाएगी, 70% रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 0.7 हो गया, आइडियल रिफ्लेक्टर हुआ 1 हो गया, आइडियल एब्जॉर्बर हुआ 0 हो गया। ये एग्जांपल हमने लिया है नॉर्मल इंसिडेंस का, थोड़ा सा ऑब्लिक इंसिडेंस लो। अगर लाइट ऑब्लिक इंसिडेंस करे, ये कुछ मैकेनिक्स जैसा है, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन टाइप। देखो फटाफट, अगेन अ प्लेन मिरर ऑफ एरिया कैपिटल ए, अभी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहे इसमें कोई, प्लेन मिरर ऑफ एरिया कैपिटल ए, और लाइट पैरेलल बीम के फॉर्म में, लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेलल बीम इंसिडेंट एट थीटा एंगल। लाइट इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कि लाइट पैरेलल, क्योंकि बीम भी 3 तरीके की होती है, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम, पैरेलल बीम, रिजल्ट सबके अलग है। हम लोग क्या कहते हैं, खाली बीम सुनते हैं, लाइट लाइट ही सुनते हैं, बीम भी नहीं सुनते। लाइट है बस इतना बहुत हमारे लिए। मतलब हम लोग को लगता है कि नेचर ऑफ अ बीम इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैरेलल हो या कन्वर्जिंग, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि ये पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर ऑफ एरिया ए एट एंगल थीटा विद द नॉर्मल, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। और बेसिक ऑप्टिक्स सबको आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी, है ना जी, हाँ जी। और इसकी रिफ्लेक्टिविटी गिवन है, कहीं कहीं पर उसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी कहा जाता है, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये सब सेम है, स्मॉल आर। मतलब मिरर आइडियल नहीं है, सपोज दैट कुछ लाइट हो सकता है एब्जॉर्ब हो गई। नाउ कैलकुलेट द फोर्स एंड प्रेशर ऑन द मिरर। इसके क्वेश्चन तुमको मिलेंगे HCV के फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, फर्स्ट 13 क्वेश्चंस 1 to 13। HCV की वॉल्यूम 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है उसमें 1 to 13 वाले क्वेश्चंस, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो बेसिक मैकेनिक्स लगाओ आप कि यहाँ पर
कितना मोमेंटम आया, ना मोमेंटम जो आ रहा है उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो आप। और वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल है उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर असाइन कर लो आप एन कैप, यूनिट वेक्टर नॉर्मल की तरफ एन कैप, और मिरर की पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं टी कैप, मतलब टेंजेंट है नॉर्मल। चलो पावर कितनी है इसमें, मतलब जो डेफिनेशन बताएगी उस हिसाब से चलिए। अगर इसकी इंटेंसिटी गिवन हो आपको, आई इंटेंसिटी गिवन है कैपिटल आई, नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम आई इंटू, बट मैं फिर कह रहा था कि जो ये ए है वो बताओ कौन सा है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, बीम का क्रॉस सेक्शन मतलब बीम के परपेंडिकुलर ये एरिया कितना होगा आपका। इसमें एरिया वो नहीं है जो मिरर का है, आप जो लाइट बीम आ रही है उसके परपेंडिकुलर कितना एरिया बनता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसको एक मिनट सॉरी यार, अच्छा इसको ऐसे सोचिए, ऐसे सोचो आप, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं और यहाँ पर इस सरफेस का फ्लक्स पूछा गया होता तो क्या लिखते, जस्ट इमेजिन करो आप। अगर ये एरिया ए होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती जो नॉर्मल से थीटा एंगल बनाती, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या लिखते, लगाते ना कॉस थीटा वहां पर, सेम चीज यहाँ भी होगी। और वैसे कैसे होगा देखिए, जो ये पैरेलल बीम है इनके परपेंडिकुलरली अगर एक एरिया की बात कीजिए, सपोज ये एरिया आपका ए डैश है, तो जो डेफिनेशन है उसमें ये ए डैश यूज कर रहे हैं, और ये वाला एरिया कैपिटल ए है, ये थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज ये 90 डिग्री बन रहा है, थीटा 90 माइनस थीटा ये थीटा। और कंपोनेंट मेथड से देखा जाए तो ए cos थीटा विल बी ए डैश, तो ए डैश को फर्दर रिप्लेस करोगे ए इंटू कॉस थीटा से। जहां कंफ्यूजन है उसको फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। तो इनफैक्ट फ्लक्स बोला भी गया है, इसका एक प्रॉपर नेम है लीविनस फ्लक्स। तो इसको हटा रहे हैं, ए डैश की जगह लिख देते हैं ए इंटू कॉस थीटा। नाउ दिस इज द मोमेंटम कमिंग पर सेकंड, मोमेंटम कमिंग पर सेकंड उसका मॉडुलस है सर, रिजॉल्व करके इसको वेक्टर के फॉर्म में लेके जाए, अगर मोमेंटम कमिंग पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, कंपोनेंट्स करेंगे तो इनटू, ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस थीटा कंपोनेंट जाएगा वो टेंजेंट की तरफ जाएगा, तो इनटू टी कैप, और साइन थीटा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जो एन कैप के अपोजिट आएगा, तो माइनस साइन थीटा एन कैप। अब ये ना एक्सपेक्ट करना कि ये सब कैसे हो रहा है, कंपोनेंट वगैरह आप मैनेज करो अपने आप। तो इतना मोमेंटम 1 सेकंड में आया है और कितना मोमेंटम 1 सेकंड में गया होगा, साइन थीटा एन कैप एंड माइनस कॉस थीटा। एक मिनट, ये थीटा बनेगा, कॉस थीटा वाला इधर आ रहा है, सॉरी वो मतलब टी कैप और ये एन कैप। ये आने वाला मोमेंटम है, मतलब इतना मोमेंटम पर सेकंड में आया होगा, गया कितना होगा रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो पहली बात इसमें स्मॉलर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पूरी लाइट तो वापस जा रही थी। Yes. तो इधर देखना, हम इसे लिख रहे हैं स्मॉल आर इंटू आई ए कॉस थीटा बाई सी, और जाने वाली लाइट के जब मोमेंट कंपोनेंट्स होंगे तो ये माइनस की जगह प्लस का साइन आएगा, तो उसके कंपोनेंट्स में साइन थीटा टी कैप एंड प्लस कॉस थीटा एन कैप।
तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज नाउ चेंज इन मोमेंटम, और ये सब कुछ पर सेकंड ऑलरेडी चल रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोमेंटम का मतलब वो ये सब कुछ 1 सेकंड में कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो जो चेंज है ये ऑटोमेटिकली फोर्स को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एक फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में काम करेगी, एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करेगी। आइडियल मिरर नहीं है ये। सर अगर ये आइडियल होता तो एक कंपोनेंट जीरो आता है इसमें से। तो नॉर्मल वाला 0 हो जाता है। नॉर्मल तो आ ही नहीं सकता जीरो जी कभी। इवन मैकेनिक्स में भी याद करिए, तो कोलिजन्स में नॉर्मल में तो फोर्स हमेशा ही आती है, चाहे आप ऑब्लिक कोलिजन लो चाहे वन डायमेंशन लो, टेंजेंट वाली जीरो होती है। मैकेनिक्स के पॉइंट से सोचो ना कि एक पार्टिकल सरफेस पे जब गिरेगा तो उसका नॉर्मल फोर्स तो आएगी ही आएगी। यस सर। फ्रिक्शन जीरो हो सकता है अगर सर परफेक्ट स्मूथ हो तो फर्दर इवेल्युएट करें तो यार इतना बताना कि जो फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है और फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आ रहा है। बताना इसमें से नॉर्मल साइड पर आई ए, हाँ हाँ बाय सी, यस ये नॉर्मल। और टेंजेंट वाला आ रहा होगा आई ए कॉस थीटा साइन थीटा बाय सी, और यहाँ 1 माइनस आर आ रहा होगा। फिर वेरीफाई कर लो। ठीक है, हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है बट याद होने से फायदा होता है। तो या तो याद रखिए या फिर ऑन द स्पॉट एग्जाम्स में ऐसा डेरिवेशन करोगे, और फिर वो स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए वहां पर भी, है ना। स्पीड ये फास्ट होनी चाहिए कि आप मोमेंटम लिख भी रहे हैं, साथ में उसके कंपोनेंट भी कर रहे हैं, फिर चेंजेस भी कर रहे हैं, ये सब मल्टीपल स्टेप एक साथ चल रहे हैं। प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा इसमें, इस मिरर पे? तो प्रेशर नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है, टेंजेंशियल से तो आता नहीं है। तो उसके लिए नॉर्मल फोर्स को आप एरिया से डिवाइड कर दो। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन ही इसकी है बाय सी। अब इसका एक इशारा कर सकते हैं कि इसके भी क्वेश्चंस आते हैं यार। मतलब ये ऐसा सेगमेंट है जो हम मैकेनिक्स के साथ बड़े आराम से मर्ज कर सकते हैं। जैसे इन क्वेश्चंस को मैकेनिक्स के साथ कैसे मर्ज किया जा सकता है वो समझो प्रॉब्लम। लाइक एल लेंथ की एक स्ट्रिंग मान लो जिससे अटैच्ड एक प्लेन मिरर मान लेते हैं ऑफ एरिया कैपिटल ए एंड मास एम। मतलब ये जो मिरर है ये सिंपल पेंडुलम बना रहा है। तो एक नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकालना हो आपको, सपोज दैट ये मिरर एज ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा हो, तो नॉर्मल टाइम पीरियड को निकालोगे 2 पाई रूट ऑफ एल बाई डी। हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर पर सामने से एक टॉर्च लेकर के लाइट डाल रहे हैं, इंटेंसिटी आई का एक लाइट डाल रहे हो इसके ऊपर, और आइडियल मिरर है। नाउ व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट विल बी द, हाँ वो सेंटर ऑफ मास वगैरह सब होगा, उतना वेरिएशन अभी नहीं। साइज ऑफ मिरर को छोटा मान ली, बहुत छोटा साइज ऑफ मिरर। सर तो रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव लग जाएगा। तो जी समझो, मैं अभी यहाँ पर वो उस पर फोकस नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ ये है कि इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा।
है ना। तो जिसको ये याद होगा उसको एडवांटेज ये मिल जाएगा, जिसको भी ये याद होगा, बाई चांस अगर याद है तो उसको एडवांटेज ये मिलेगा कि उसका ये वाला टाइम बच जाएगा, और नहीं तो पहले आप ये कैलकुलेट करोगे। टाइम, यही तो डिफरेंस डालता है रिजल्ट में यार, कि किसका क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, किसका लेट हो रहा है। कितना फोर्स आएगा इसके ऊपर अगर आइडियल मिरर हो, तो इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हो जाएगी 2IA/c की। अब इसके बाद आपको ऑसिलेशन चैप्टर का याद आना चाहिए था कि पेंडुलम में अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा देती है ग्रेविटी के अलावा, 2π√L/g इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव दोनों को कंसेप्ट। लेना पड़ेगा। तो नाउ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2π√L/g इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए, ग्रेविटी का और इस वाली फोर्स का रिजल्टेंट और डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स बाय मास करके। नेट फोर्स में एक ये लाइट वाली फोर्स आएगी और एक ग्रेविटी वाली फोर्स आएगी जो 90 डिग्री के एंगल पर है दोनों। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस पैरेललोग्राम के हिसाब से और डिवाइडेड बाय मास, वो जी इफेक्टिव का टर्म आएगा। तो एक बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि रेडिएशन फोर्स को मैकेनिक्स में मर्ज करना आसान है, ठीक है। Yes. जी एज एक और सिंपल सा एग्जांपल अगर दें तो कुछ ऐसा दे सकते हैं कि लाइक एक ऑब्जेक्ट है, नोट जल्दी लिखिए ना, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज ऑन अ रफ सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। The top side of object is a mirror. At the top there is a mirror, and light falls on that surface at some theta angle. Light of intensity falls on the top surface at theta angle, and 50% reflection हुआ इसमें। Reflection is 50%, मतलब 0.5 is the reflectivity, 50% reflection हुआ है। What should be minimum intensity to move the block? वही समय, ये हल्का छोटे छोटे आइडियाज दे रहा हूँ। What should be minimum intensity to move the block? रिफ्लेक्टिविटी 0.5 है। 0.5 की रिफ्लेक्टिविटी है। एरिया वेरिया सब दिया, हाँ एरिया दिया है क्वेश्चन में, इसका टॉप सरफेस एरिया गिवन है। हमें सिर्फ अपनी थ्योरी की एप्लीकेशन की तरफ आपको लेके जाना है कि समझ गए हो कि कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ जाना है मेरे को। हाँ, कौन सा फोर्स ड्राइव करेगा इसको, तो वो फ्रिक्शन के लिमिट से ज्यादा आ जाए तो सीधा सीधा ये कंसेप्ट लगाएंगे कि IA cos थीटा sin थीटा बाई C 0.5 है यार, तो बाई 2 ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देंगे, और वो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस एक नॉर्मल फोर्स भी है, तो वो और ऐड कर लो आप इसमें IA cos स्क्वायर थीटा बाई C, और वो 1 + r 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। जैसे एक बेसिक आइडिया ये सब है। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं इसको हम सोच सकते कि आसान है, और हम देखो याद भी करना है, समझना भी, ये भी याद रखना है और इसको समझना भी है। आइडियल मिरर में फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, अगेन बोल रहा हूँ आपसे, आइडियल मिरर को मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कोलिजन हो रही है, नॉर्मल बोलो, वर्टिकल जरूरी नॉर्मल है। अगर मिरर वर्टिकल है तो फिर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। आइडियल मिरर मैकेनिक्स में उसका एनालॉग लोगे कोलिजन एट परफेक्टली स्मूथ सरफेस। अब जैसे हमने प्लेन मिरर लिया है तो मिरर प्लेन के अलावा स्फेरिकल भी होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर भी तो होते हैं,
तो उस पे आओ जरा। एक हेमीस्फेरिकल मिरर है, hemispherical mirror of radius capital R. At the center of that mirror there is a source of a power P. A source of a power P is at the center of hemispherical mirror. Source of a power P is at the center of hemispherical ideal mirror. Hemispherical ideal mirror. Find force and pressure on the mirror. क्या काम करेंगे ये फॉर्मूले? ये डिराइव है प्लेन मिरर के लिए। तो प्लेन मिरर के लिए करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। दो ऑप्शन हैं, या तो फंडामेंटल अप्रोच पे जाइए, बिकॉज ये डेरिवेशन से प्लेन मिरर की। सर फोर्स और प्रेशर दोनों बताना है। हाँ जी, देखो तुम लोग क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, या तो हम पूरी डेरिवेशन फिर से करें, या फिर सर हाँ जी 2i pi r square by c। हाँ, या फिर इस स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया ले लें, बिकॉज डिफरेंशियल एरिया कैन बी ट्रीटेड लाइक अ प्लेन मिरर। Yes, sir. तो उस डिफरेंशियल एरिया पे तो रिजल्ट काम करेगा। और आइडियल मिरर है तो टेंजेंट पे फोर्स आएगी नहीं, नॉर्मल पे आएगी। स्फीयर का नॉर्मल मतलब उसका रेडियस, तो फोर्स रेडियल डायरेक्शन में काम करेगी। Yes. कितनी काम करेगी? सर इंटेंसिटी उसके लिए फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं करना है। इंटेंसिटी, डिफरेंशियल एरिया, आइडियल मिरर 1 + r की वैल्यू 2 हो गई। एक टर्म बचा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। थीटा तो इसके लिए उस लाइन पे जाइए। सोर्स सेंटर पे जब रखोगे तो कोई भी लाइट इस मिरर पर जब इंसिडेंट होगी तो क्या वो नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा? यस सर। यस a ray coming from center of a sphere is normal. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ उसका, थीटा 0 हो गया। तो उसको एरिया से डिवाइड करके प्रेशर तो कैलकुलेट हो जाएगा, dF/dA। So pressure is 2I/c। और थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए, सब कुछ सिमेट्रिकल कंडीशंस नहीं है। यस सर। स्फीयर ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सेंटर ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल लोकेशन है। तो क्या कोई पार्शियलिटी होगी क्या कि इधर ज्यादा प्रेशर लगेगा, इधर कम लगेगा, यहाँ पर वैसा होगा, या प्रेशर यूनिफॉर्म काम करेगा? यूनिफॉर्म काम Because of perfect symmetry, the pressure will be uniform at each point. Now fluid mechanics concept. हाँ जी, force on a curved surface. Force on a curved surface जब उस पर प्रेशर यूनिफॉर्म लगाओ तो that is always defined as uniform pressure multiplied by area of projection. That is projected area. प्रोजेक्टेड एरिया मेथड सिर्फ यूनिफॉर्म प्रेशर पे काम करता है, जो कि है यहाँ पर। एंड एक हेमीस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला πr², ऊपर वाला πr²। तो इस प्रेशर को πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स भी आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? ओवरऑल पूरे हेमीस्फीयर पे, दिमाग लगा के डाउनवर्ड्स। सिमेट्री है तो डाउनवर्ड, ओवरऑल नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन।
उसके अलावा डिफरेंट ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखो, लाइक सपोज एक कोनिकल सरफेस लो, कोन, और उसकी जो कर्व साइड है वो इंटरनली पॉलिश की गई है, मतलब वो एज अ मिरर काम कर रही है। द कर्व सरफेसेस आर लाइक मिरर, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग साइड से, एंड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट विद इंटेंसिटी आई। कोन की स्पेसिफिकेशंस पूरी है, मतलब साइज ऑफ कोन पूरी तरीके से दिया जा रहा है, रेडियस दिया गया इसका, और लेंथ ऑफ कोन भी गिवन है क्वेश्चन में। मतलब क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, तो कोन का साइज मतलब रेडियस और लेंथ दिया हुआ है, जो लाइट आ रही है वो पैरेलल बीम है ये पता है, और इंटेंसिटी गिवन है उसकी, और आइडियल रिफ्लेक्टर्स, आइडियल रिफ्लेक्टर्स। हालांकि नॉन आइडियल का भी किया जा सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट चलिए फोर्स बताएं जल्दी से। फोर्स ऑन दिस कोन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन कोन, अभी अपने आप करो जल्दी। बता रहे एक क्वेश्चन पूछे आप लोगों से जरा, कोन की कर्व सरफेस पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो वो कोन की एक्सिस से जो एंगल बनाती है, क्या वो हर जगह सेम, मतलब कि अगर हम कोन के वर्टेक्स पर जाएं और एक लाइन ड्रॉ करें कोन के कर्व सरफेस पर किसी भी डायरेक्शन में, क्या वो कोन की एक्सिस से सेम एंगल पर नहीं रहेगी? यस सर। यस यस सर। हाँ जी, एक बार समझा रहे पेपर तो एक समझाए आपको, क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो एक्स्ट्रा पेपर वो देना बताएं जल्दी से, वो बनाए। तुम लोग 3D पढ़ रहे हो ना अभी, अभी वेक्टर्स शुरू खाली हुआ। पेपर में ही पढ़ोगे? वेक्टर्स ही शुरू हुआ है अभी। नहीं अबे दो नहीं चाहिए यार। तो आप, मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ, हम लोग ये पूछ रहे हैं यार क्वेश्चन कि अगर ऐसे एक कोनिकल फिगर है बर्थडे कैप टाइप की, परफेक्ट तो नहीं बन रहा लेकिन ठीक है, इसके वर्टेक्स से अगर एक लाइन यार, इसके वर्टेक्स से एक लाइन इस सरफेस पर इधर 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 किसी भी साइड पे खींच लो आप, क्या वो सब इस कोन की एक्सिस से सेम एंगल पर नहीं यस सर। यस है ना? ये तो होंगे ना, नहीं है तो बर्थडे वाली कैप खरीद के लाओ, उस पर लाइन बना के देख लो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कैलकुलस की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज ये जो थीटा है विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर ये एक मिनट कोन थोड़ा के रुक किसी भी, जाइए। हाँ जी, ये वेरिएबल थोड़ी है। ओवर द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम। नहीं समझे तुम? तो कैलकुलस नहीं चाहिए, कैलकुलस कब चाहिए होगा आपको? कर्व सरफेसेस में। एक कर्व सरफेस में कैलकुलस की नीड कब आएगी? जब ये थीटा वेरिएबल हो। सर सर फोर्स हो जाएगा 2IA पाई आर क्यूब बाई सी इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या इतना बड़ा आंसर देखना पड़ेगा, बताते हैं चल को।
मतलब कि डायरेक्ट कंपोनेंट आएगा तो उससे नहीं है, हम लोग किसी को निकाल के प्रेशर निकाल के प्रेशर को आप यूनिफॉर्म कहना चाह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि इस कोण पर यूनिफॉर्म प्रेशर काम कर रहा है। देखो उसके बाद अगर उस पर जाना चाहते हो ना कि अगर कोण पे प्रेशर यूनिफॉर्म है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो वो तो खैर सिमेट्री देख के बता रहे हैं। ये कहा था फ्लक्स वाला, देखो जो आप लोग कह रहे हो ना उसके हिसाब से चले। चलो पहले आप ही लोग का मेथड लेते हैं। मैं जो पहला थॉट हम सबके माइंड में ये आता है कि यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग मान लेते हैं, यही आएगा सबके मन में, ऑब्वियस ही बात है कि फर्स्ट थॉट यही आएगा कि इस कोण पर चारों तरफ एक रिंग टाइप का एलिमेंट मान लें। और वो एलिमेंट को डिफाइन कैसे करते हो, वर्टेक्स से कुछ एक्स डिस्टेंस पे जा करके और dx इधर मान लेते हैं विद ये एंगल थीटा। तो ये कितना एरिया होगा, मतलब कोण के चारों तरफ ये जो सर्कुलर रिबन बन रही है इसका एरिया, मतलब कोण के ऊपर एक रिंग मानो आप, कोण के ऊपर एक रिंग है तो ये रिंग कितने एरिया की होगी, तो वो निकाल सकते हो। अगर ये थीटा ये एक्स है तो इसका इस रिंग का रेडियस निकाल सकते हैं, एक्स साइन थीटा रिंग की सरकमफ्रेंस पे निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी 2 पाई एक्स साइन थीटा सरकमफ्रेंस इनटू dx विड्थ है इसकी, लेंथ इनटू विड्थ एरिया बन गया। मतलब ये आपका ये वाला टर्म आ गया अगर डिफरेंशियल अप्रोच से जाते हैं तो। और जो लाइट वहां पर आएगी वो उस रिंग के नॉर्मल से क्या एंगल बनाएगी, तो लाइट इंसिडेंट ऑन दैट रिंग, बताए इस रिंग का एक नॉर्मल बनाओगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन यही है, नॉर्मल से क्या एंगल बन रहा, तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, मतलब अभी एरिया लिखा है साथ में यहाँ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा जो बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर, आइडियल है 2 हो गया बाय सी, और साथ में इंटेंसिटी और आएगी। ये पूरी चीज क्या कैलकुलेट हुई अभी, इस रिंग पर कौन से डायरेक्शन में, नॉर्मल, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे नॉर्मली इनवर्ड है और इधर की साइड से ऐसे आएगा, तो इसका जो इफेक्टिव होगा वो राइट साइड पे जाएगा। मतलब अभी इसका एक और कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो फोर्स लगेंगी वो नॉर्मली ऐसे लगेंगी। अब इसका हॉरिजॉन्टल साइड पे होगी वही बस ये कितने एंगल पर है, ये एंगल ये थीटा इधर है 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट से प्रेशर नहीं है। अच्छा वो ठीक है, ओके, मतलब पहले प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे, ठीक है वो भी सही है कि ये फोर्स आया ऑन दिस डिफरेंशियल रिंग और ये फोर्स उस डिफरेंशियल रिंग पर हर तरफ से नॉर्मल लग रहा है। अरे ये फोर्स डिफरेंशियल रिंग पर नॉर्मली काम करेगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट रिंग, तो ये जो टर्म है यही एरिया था उसका, ये एरिया था। तो इस एरिया से जब उसको वापस डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू 2i साइन स्क्वायर थीटा बाय सी, जो कि अगेन यूनिफॉर्म है बिकॉज थीटा कोण का एंगल है वो वेरिएबल नहीं है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर कोण पे भी लग रहा है। और फिर अगर इससे फोर्स निकालना होगा यूनिफॉर्म प्रेशर से तो कोण का प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए, एंड प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कोन विल बी दिस सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म प्रेशर को पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो वो अगेन फोर्स आएगी। ये एक अलग अप्रोच हुई।
सर या फिर वो स्ट्रिंग अलोंग द मतलब जो आपने स्ट्रिप ली है सर्कुलर, वो अलोंग द स्लैंट हाइट ले लें। वही तो दिया है ना ऐसे। नहीं सर, नहीं, अलोंग द स्लैंट हाइट मतलब कि सर वो जो आप कह रहे थे ना। अच्छा ऐसे, यस यस सर, यस सर। ठीक है। बाकी दूसरी अप्रोच क्या होगी, बाई चांस अगर मान लो आप प्रेशर तक नहीं जा पा रहे हो तो दूसरी अप्रोच ये रहेगी, ये पूरा हम लोगों ने रिंग अपर फोर्स निकाली, ये नॉर्मली ऐसे आ रही है, तो रिजल्टेंट इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट राइट साइड जाने वाला है, तो इसका एक कंपोनेंट चाहिए होगा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा बन रहा, कंपोनेंट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन क्यूब हो जाएगा ये, और फिर ये चीज इंटीग्रेट होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू द स्लैंटेड लेंथ, 0 टू एल स्लैंटेड, यस ये वाली लेंथ नहीं, Yes. सर वो जब इसको स्लैंट आगे हाइट को प्रोसीड एल करोगे, बोलते हैं ना, तो इसलिए हमने एल एस लिख दिया इसलिए। यस अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो बनेगा देखिए 2i बाय सी, है ना यार, और क्या क्या टर्म बचेगी, 2i बाय सी, इधर ये 2 पाई साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन थीटा विल बी दिस रेडियस अपॉन स्लैंटेड लेंथ, उसकी फोर्थ पावर, और एक्स डीएक्स और बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये एक 2 चला जाएगा इसमें से, और उस एक्स स्क्वायर की लिमिट रखेंगे, स्क्वायर आ जाएगा, एल एस स्क्वायर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से ये एल एस पावर 4 हट करके, हो जाएगा। आप जो पिछले मेथड से किया है और इस मेथड के आंसर दोनों क्रॉस चेक करो अलग अलग करके। पिछले मेथड में यूनिफॉर्म प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट लगा रहे हो, इसमें हम फोर्स को पूरा पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तरीका बता रहे खाली मतलब कि, हाँ जी, तो जैसे उनको स्ट्राइक करेगा भाई कि प्रेशर वाले मेथड से जा सकते हैं, जल्दी आ जाएगा, बट ये कैसे क्लिक करता है कि प्रेशर जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो ये एक तो मैथमेटिकल तरीका है क्लिक करने का, और एक है कि आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो कि कोन भी तो सिमेट्रिकल फिगर ही आती है, कोन कर्व सरफेस के अराउंड परफेक्ट सिमेट्री है, और लाइट उसके एक्सिस के अलाउंग आ रही है, तो उसके अबाउट तो वो चारों तरफ वैसे भी सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट का है इसमें, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब से, इसका रिजल्ट बड़ा सरप्राइजिंग है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज अ परफेक्ट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, अ कंप्लीट स्फीयर, और इसके ऊपर लाइट आ रही है। ये क्वेश्चन भी इंस्पायर्ड है फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स, कि हमारे स्पेस में बहुत सारे छोटे छोटे से स्फेरिकल प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, और उन पर रेडिएशन सनलाइट की आ रही होती है, तो उन पे फोर्स लग रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंटेंसिटी आई फॉलिंग ऑन अ स्फीयर, फोर्स निकालना फिर से, रेडियस दिया इसका, तो रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है यार, रेडियस ऑफ स्फीयर मेंशन है यार, इंटेंसिटी जो लाइट की आ रही है इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम वो आई है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेने का भी प्रैक्टिकल पर्पस है, मोस्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम एक्सक्यूज मी सन, सर, तो सन की लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल बीम के ही फॉर्म में आती है, ठीक है, Yes. तो इंटेंसिटी आई, स्फीयर का रेडियस आ रहा, हाँ क्या पूछ रहे थे प्रणव? सर पूछ रहा हूँ कि मतलब एक चीज बता दीजिए कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये पूरे स्फीयर के हर एक एलिमेंटल एरिया को हिट करेगी। हाँ मतलब बीम साइज इज बिगर देन द स्फीयर साइज, ओके सर, मतलब सर जहां से बीम आ रही है उस स्फीयर के उसके अपोजिट साइड पे भी। नहीं इधर से नहीं आ रही है, वो कैसे कर मतलब बीम एक साइड से आ रही है, ओके। प्लेनेट से कंपेयर करो भैया, अर्थ पर सनलाइट
आधे पोर्शन पे जो गिरती है, सर जो इक्लिप्स टाइप का है, सर। दिन और रात कैसे होंगे? यस तो फिर मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल प्रॉब्लम वहाँ की है। हाँ जी, नहीं, इस क्वेश्चन में स्फीयर की रिफ्लेक्टिविटी गिवन है 0.7। इस क्वेश्चन में स्फीयर की रिफ्लेक्टिविटी स्मॉलर दी, मतलब ये आइडियल रिफ्लेक्टर नहीं है। वो हो भी नहीं सकता। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल क्वेश्चन प्लेनेट का है भैया, हमारा प्लेनेट सनलाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर देगा, तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे फिर? ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होगा? ओजोन लेयर कैसे आएगी? जब इतने जो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते आए हो बचपन से, वो खाली स्कूल का पेपर पास करने के लिए पढ़े थे। तो याद है उसमें से, मतलब ये ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये जो होता था, ये बस ऐसे ही? यस सर। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ना, आप जानते हैं सब्जेक्ट बस खाली नहीं सर, फॉर्मेलिटी के लिए होता पढ़ा था इंटरेस्ट लेके, बाकी सब चीजों से तो अच्छा ही था। है। और इस पे टाइम दे रहे हैं इसलिए बिकॉज देखो फोर्स का कंसेप्ट जहाँ आ गया ना, फोर्स आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है हम लोग की। बिकॉज फोर्स आने का मतलब ये हुआ कि अब ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं रहेगा। आपको समझ में आ रहा है फोर्स इन्वॉल्व है, तो आप समझ सकते हो कि ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पूरी मैकेनिक्स में जाएगा। और अगर स्फीयर के ऊपर फोर्स आ रहा है फिर तो आप रोटेशन में भी घुस सकते हैं, आई मीन रोलिंग वोलिंग। जल्दी करेंगे यार, देखो टाइम सिर्फ 4 मिनट बचे हैं बस। नहीं, इंटीग्रेशन पूरा कैलकुलस खत्म करने के बाद कह रहे हो? 11th में कहते तो मानते नहीं, अब कह रहे हो कोई नहीं मानेगा। हुई हो चाहे ना हुई हो, मतलब 1.5-2 साल के बाद भी अगर हम जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, टाइम की लिमिटेशन है यार, देखो बता रहे हैं। बाकी अब पहला स्टेप तो आप फिर से पहला स्टेप ये होगा जो फर्स्ट थॉट इस टाइप के क्वेश्चन में आता है कि एक डिफरेंशियल रिंग इसके चारों तरफ लेंगे। तो मान लेते हैं सेंटर से थीटा एंगल पर एंड एक्स्ट्रा डी थीटा एंगल। देखो हम क्विक कर रहे हैं, आज जल्दी से बताना आपको ना। होगा ये ऐसे ही कुछ स्फीयर के चारों तरफ कितना एरिया होगा इसमें, जल्दी से बताएं अगेन, एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। तो देखो ट्राई कर रहे हैं, 2 पाई कैपिटल आर अगर ये है तो आर साइन थीटा इसका रेडियस है, 2 पाई आर साइन थीटा, और ये वाली विड्थ जो आर्क लेंथ आर इंटू डी थीटा के हिसाब से, तो टोटल एरिया बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक, जल्दी देखो, उसमें छोड़ दो पंडित, छोड़ो भी। एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसको इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आई फिर cos स्क्वायर थीटा, दैट थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करते हैं। जो ये रेडियल लाइन है यही आपकी नॉर्मल भी है,
इस नॉर्मल और थीटा पे ये एंगल कितना बनेगा नॉर्मल के बीच और लाइट के बीच? ये थीटा। प्रूफ कर लोगे थीटा ही आएगा। थीटा ही है। वो दिख ही थीटा रहा ही है आएगा। पैरेलल लाइन से। हाँ, पैरेलल लाइन से। तो अगेन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, तो इंटू 1 प्लस आर भी आएगा इसमें बाय सी। ये पूरा हमारा फोर्स कैलकुलेट हुआ, बट ये फोर्स कौन सा कैलकुलेट किया अभी हमने सर? नॉर्मल। नॉर्मल। और एक बार फिर से ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा और इधर की तरफ आएगा ऐसे नॉर्मली, इस साइड से नॉर्मली इधर की तरफ, इस साइड से नॉर्मली इस तरफ। तो अगेन इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा राइट साइड पर, राइट साइड। तो रिजल्टेंट के लिए इसका राइट वाला कंपोनेंट यूज होगा जो कि cos थीटा है। तो फिर एक cos थीटा इसमें आएगा। और ये अभी नॉर्मल डायरेक्शन से लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट है ऑन अ डिफरेंशियल पार्ट। ठीक है, तो ये cos क्यूब थीटा और sin थीटा का टर्म बनेगा इसके अंदर। मतलब जो इंटीग्रेशन बनने वाली है वो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा sin थीटा है, जो आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो। अभी आंसर थोड़ी है यार, ये तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स दिख रहा है, टेंजेंशियल भी फोर्स आएगी। तो प्लस आइडियल मिरर नहीं है ये। नाउ आई ए cos थीटा sin थीटा बाय सी, आई एरिया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। फिर से वन माइनस आर, अभी सारी फोर्स है ये टेंजेंशियल लगने वाला फोर्स। और जो टेंजेंशियल फोर्स बोर्ड पे देखो, जो टेंजेंशियल फोर्स इस लाइट की वजह से आएगा वो ऐसे लगेगा और इधर नीचे के साइड पर टेंजेंशियली ऐसे लगेगा। इन टेंजेंशियल फोर्सेस का भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। यस वो देखो कितना आएगा। ये जो टेंजेंट्स हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स साइन थीटा वाले होंगे। साइन जब नॉर्मल का कॉस था तो टेंजेंट का साइन आएगा, तो इसमें फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा बनेगा और ये दोनों टर्म से इंटीग्रेट होने हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल विद लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 तक। एक बार करो तो जो झटका लगता है वो क्या है जानते हो? इतनी मेहनत करने के बाद और फाइनल जो आंसर आता है वो आता है आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय सी। मतलब रिफ्लेक्टिविटी का टर्म ही नहीं आता फाइनल आंसर में। और ये स्फीयर की यूनिक प्रॉपर्टी है कि चाहे ये आइडियल मिरर हो चाहे ना हो, फोर्स ही लगना है इस पे। अजीब सी प्रॉपर्टी है, कोई समझ में नहीं आता। इसका मतलब नेचर अपना अपना इंटेलिजेंट है, शायद इसीलिए उसने स्फेरिकल प्लैनेट्स बना रखे हैं। इसे कहा था नेचर के इंटेलिजेंस कोई नहीं पकड़ सकता कि वो क्या सोच के काम होता है उसमें भगवान जी। मतलब इतना सब कुछ करोगे, वो करके देखना आप, जब पूरी इंटीग्रेशन होती है तो बाद में दुख होता है कि यार इससे सब पहले कर लेते। और इसमें कुछ लोग दिमाग क्या लगाते हैं, हाँ प्रोजेक्टेड एरिया वाला कंसेप्ट, लेकिन ये आंसर तो वैसे ही आ रहा है लगभग। से इत्तेफाक है, प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर, इसके सरफेस पर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि आपका आंसर फाइनली वैसा कुछ आ जाता है जो एक मिसलीडिंग कंसेप्ट है कि यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ स्फीयर में है और किसी ज्योमेट्री में नहीं होती। ठीक है, तो क्या रखें भाई, क्योंकि भी अगली क्लास आपकी ऑन टाइम चालू हो जाती है। थैंक यू। चलो अच्छा, ऑनलाइन वाले थैंक यू। थैंक यू। अच्छा तुम लोग, थैंक यू।